नमस्ते बच्चों। तो हमने लास्ट क्लास में फ्लूइड डायनेमिक्स तक पढ़ लिया था। तो हम आज की क्लास में बात कर रहे होंगे प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स एंड द फर्स्ट वन इज विस्कोसिटी। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट दिस प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड। इट इज प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड एंड विस्कोसिटी। तो चलिए विस्कोसिटी, इसकी डेफिनेशन आप पहले लिख लीजिए, फिर मैं समझाता हूं कि ये क्या होता है। लिखिए, द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड due to which it opposes relative motion between its adjacent layers is called viscosity. Due to which it opposes relative motion between its adjacent layers, it is called viscosity. नीचे लाइन चेंज करके आप ये भी लिख सकते हैं, इट इज द फ्लूइड फ्रिक्शन और इंटरनल फ्रिक्शन। इट इज फ्लूइड फ्रिक्शन और इंटरनल फ्रिक्शन। ओके, चलिए इसमें विस्कस फोर्स एक हेडिंग बना लीजिए, विस्कस फोर्स। तो इसमें लिखिए द इंटरनल टेंजेंशियल फोर्स which opposes relative motion between adjacent layers of liquid is called viscous force. Internal tangential force which opposes relative motion between adjacent layers is called विस्कस फोर्स। तो हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि विस्कोसिटी बिल्कुल क्वालिटेटिवली बात करूं मैं, क्वालिटीज में फ्रिक्शन के जैसा है। जैसे फ्रिक्शन का भी क्या नेचर था कि आपके पास एक बॉडी है, दूसरी बॉडी है, जब तक ये दोनों बॉडी सेम वेलोसिटी से जा रही है तब तक फ्रिक्शन को कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर इनके बीच में जैसे ही स्लिपिंग इंट्रोड्यूस होती है, इनके बीच में कुछ रिलेटिव वेलोसिटी आ जाती है, तो फ्रिक्शन उस रिलेटिव वेलोसिटी को अपोज करने लगता है। ठीक है, तो विस्कोसिटी भी बिल्कुल वैसा ही है कि अगर एक लिक्विड है और लिक्विड का बॉटम पार्ट यानी जो रिवर कंसीडर करे सपोज अपन, तो रिवर का जो बेड रहता है, बॉटम रहता है, वहां पे लिक्विड बहुत स्लोली मूव कर रहा होता है, और जो टॉप फेस रहती है, फ्री सरफेस, वहां पे लिक्विड बहुत फास्ट मूव कर रहा होता है। तो अगर अपन लेयर्स की बात करें, लेयर विच इज इन कॉन्टेक्ट विद द बेड ऑफ रिवर, उसकी वेलोसिटी बहुत कम है। द फ्री सरफेस, उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा है। वैसे एडजेसेंट लेयर्स की भी वेलोसिटी होगी कुछ। तो देयर इज ए स्लिपिंग बिटवीन ईच लेयर इन लिक्विड। तो उस स्लिप को जो अपोज करने के लिए फोर्स लगता है, उसे क्या बोलते हैं अपन? फिनोमेना कॉल्ड विस्कोसिटी, और उस फोर्स को बोलते हैं विस्कस फोर्स। ठीक है, अब विस्कस फोर्स को क्वांटिफाई करने के लिए न्यूटन ने एक लॉ दिया था, तो आप लिख लीजिए। ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। तो व्हाट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी? चलिए इसे समझने के लिए एक टर्म डिफाइन करेंगे हम पहले। ओके, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी समझते हैं। सो व्हाट इट इज बेसिकली, ओके गाइस, सो लेट अस सी न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, तो व्हाट न्यूटन्स लॉ इज, तो समझिए, मान लीजिए दिस इज द फिक्स्ड
surface, ठीक है, you take a fixed surface, ठीक है, you may consider a river and this top surface, it is moving with certain velocity, say call it v naught, and this is the fixed surface, so it is at rest, ठीक है। तो ये जो सर्फेसेस है आपको सिर्फ लाइन दिख रही है, तो ये सर्फेसेस इस तरीके से हैं, परपेंडिकुलर टू बोर्ड, ठीक है, ये भी परपेंडिकुलर टू बोर्ड, आई होप यू कैन विजुअलाइज। तो एक रिवर है, ठीक है, और ये डेप्थ ऑफ रिवर है, इसे मैं आपको डी बोल देता हूँ, दिस इज डेप्थ ऑफ रिवर, ऑलराइट। सो वाटर की जो लेयर एकदम फिक्स सरफेस के कांटेक्ट में है उसकी वेलोसिटी जीरो होगी, जैसे जैसे मैं फ्री सरफेस की तरफ जाता जाऊंगा वैसे वैसे वेलोसिटी की तरह अप्रोच कर रही है v नॉट, ठीक है। तो इसको मैं कुछ लेयर्स में बांट दे रहा हूँ, ठीक है। सो आई एम ड्राइंग सर्टेन नंबर ऑफ लेयर्स हियर, मान लीजिए एक लेयर ये है, फिर दूसरी लेयर यहाँ पे है, सो सपोज यू हैव दीस लेयर्स, ओके। नाउ सपोज आपकी इस लेयर की जो वेलोसिटी है, इस लेयर की जो वेलोसिटी है वो v है, और इस लेयर की जो वेलोसिटी है वो v प्लस dv है। मतलब आप जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे आपकी वेलोसिटी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो मैं इस डायमेंशन को y बोल दे रहा हूँ, ओके। और ये जो वेलोसिटी है वो किस डायरेक्शन में है, x में, तो ये जो डायमेंशन है वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, तो उसे सिंबलाइज करने के लिए मैं एक सिंबल x यूज कर ले रहा हूँ, ठीक है भाई। तो मान लो कि ये वाली जो लेयर है उसमें y की वैल्यू y है, और इस वाली लेयर पे y की वैल्यू y प्लस dy है। आई अगेन हाईलाइट, दिस लेयर इज एट ए डिस्टेंस y, ये अपनी x एक्सिस है, ठीक है, और ये y एक्सिस है, ये ओरिजिन है, तो ओरिजिन से यहाँ तक की ये डिस्टेंस y है और यहाँ की डिस्टेंस y प्लस dy है। तो सिंपल टू से ये जो गैप है वो dy है, ठीक है। तो यहाँ पे एक टर्म डिफाइन कर रहा हूँ, इट इज कॉल्ड वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट, ठीक है। वेलोसिटी ग्रेडियंट डिफाइन होगा डिफरेंस ऑफ दीज वेलोसिटीज vx प्लस dvx माइनस vx डिवाइडेड बाय y plus dy minus y. So what you have, this velocity gradient, it is dvx divided by dy. Means x डायरेक्शन की जो वेलोसिटी है वो y कोऑर्डिनेट के साथ क्या हो रही है, चेंज हो रही है, ठीक है। तो जैसे जैसे मैं फिक्स सरफेस से ऊपर आ रहा हूँ वैसे वैसे वेलोसिटी ज्यादा है, आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज वेलोसिटी ग्रेडियंट, ऑलराइट। नाउ due to this relative velocity between these two layers, you can check these layers y equal to y plus dy, किसकी वेलोसिटी ज्यादा है, ऊपर वाले लेयर की, y plus dy की। तो ऊपर वाले लेयर पे पीछे की तरफ एक फोर्स लगेगा, ठीक है, और नीचे वाले लेयर पे आगे की तरफ एक फोर्स लगेगा, और यही फोर्स कहलाता है मेरा विस्कस फोर्स, जिसे मैं थोड़ी देर के लिए Ft लिख रहा हूं, टेंजेंशियल फोर्स। तो ये बिल्कुल फ्रिक्शन के जैसा ही है, ठीक है। इस लेयर को आप थोड़ी देर के लिए C बुला लीजिए, इस लेयर को B बुला लीजिए। तो ये जो B है, B स्लो जा रही है तो टेंजेंशियल फोर्स उसे फास्ट करना चाह रहा है, C फास्ट जा रही है तो टेंजेंशियल फोर्स उसे स्लो करना चाह रहा है। सो दिस इज B, दिस इज C, ठीक है। तो व्हाट न्यूटन टोल्ड इज दिस टेंजेंशियल फोर्स is proportional to this term called dvx by dy, okay, the velocity gradient. Second, he told that this Ft is also proportional to the area. Now which area it is, I again repeat which area it is, area of contact between the layers. So if you focus on layer C and layer B, तो लेयर सी का एरिया ये रहेगा परपेंडिकुलर टू बोर्ड, ठीक है। वैसे ही लेयर बी का एरिया क्या रहेगा, अगेन परपेंडिकुलर टू बोर्ड। तो इनके जो ओवरलैपिंग एरियाज आ रहे हैं, कॉन्टेक्ट एरियाज आ रहे हैं, वही आपका क्या है, ए है, ठीक है। जैसे फ्लोर है ना, और फ्लोर पे आप चादर बिछा दो, अब चादर का जितना एरिया होगा उतना ही ओवरलैप करेगा फ्लोर के साथ। अब आप चादर को खींचो तो जितना कॉन्टेक्ट बन रहा है उसी पे विस्कस फोर्स लग सकता है, समझ रहे हैं आप ये बात। तो Ft is proportional to that area of contact of the surfaces. And one more thing is
when we write the vector sign, चलिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, finally this tangential force is equal to this eta. Eta is just a constant of proportionality into a into dv x by dy. ठीक है, and there is a minus with this term. Why this minus? Because the one having greater velocity उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो ये माइनस सिर्फ क्या बता रहा है कि ये फोर्स रिलेटिव मोशन को क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। यानी dvx अगर पॉजिटिव होगा तो यहाँ माइनस आएगा, dvx नेगेटिव होगा तो यहाँ प्लस आएगा। यानी मैं नीचे आऊंगा तो नीचे वाली लेयर्स पे ये फोर्स उसी डायरेक्शन में लग रहा होगा जिधर वेलोसिटी होगी, और ऊपर वाली लेयर्स पे ये फोर्स उनकी वेलोसिटी के अपोजिट लग रहा होगा। दिस इज माय टेंजेंशियल फोर्स एंड दिस इज न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी बेसिकली, ठीक है। तो आप इसको सीधा सीधा याद रखेंगे, Ft is equal to eta a dvx by dy, ठीक है। अब यहाँ पे जो eta है, it is an important role player. eta क्या है? eta is called coefficient of viscosity. coefficient of viscosity, ठीक है। this is your eta. ओके नाउ मैं ईटा पे बाद में आता हूँ, जस्ट एक मुद्दे की बात। इन स्टेडी स्टेट फ्लो और इन स्टेडी फ्लो, ठीक है, यानी स्टेडी फ्लो का मतलब आप ये वेलोसिटीज डिफाइन कर सकते हैं। तो ये जो dvx by dy इसे लिखा जा सकता है डेल्टा vx बाय डेल्टा y, ठीक है। तो आप इसी डायग्राम पे वापस आ जाइए। मैं कंसीडर कर रहा हूँ फिर यहाँ पे बॉटम एंड द टॉप। बॉटम एंड टॉप के बीच में डेल्टा y कितना है, d, और इनका वेलोसिटीज का डिफरेंस कितना है, v नॉट। सो आई कैन राइट दिस टर्म इन स्टेडी फ्लो एज v नॉट डिवाइडेड बाई d. सो देन आई गेट दिस टेंजेंशियल फोर्स। एंड गाइस ये टेंजेंशियल फोर्स किस पे लग रहा होगा, टॉप मोस्ट सरफेस पे, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं द टेंजेंशियल और विस्कस फोर्स, टेंजेंशियल viscous force on top surface, आप जहां की वेलोसिटी का डिफरेंस लिखेंगे वहीं पे आएगा, कैन बी रिटन एज eta a into v नॉट डिवाइडेड बाय d. तो ये न्यूमेरिकल सॉल्विंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इन जनरल कभी कभी इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ सकती है तो काम आएगा। माइनस सिर्फ डायरेक्शन को बता रहा है और कोई रोल नहीं है इसका। तो बच्चों इतना नोट करिए आप, उसके बाद हम प्रॉपर्टीज ऑफ ईटा लेते हैं। नोट इट ना। ईटा इसकी बात कर लेते हैं। ये क्या है आपका, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है। और कभी कभी न्यूमेरिकल्स में इसे सिर्फ और सिर्फ किसके नाम से दे दिया जाएगा आपको, विस्कोसिटी। तो जब भी विस्कोसिटी इन जनरल टर्म आ रहा है मतलब आप किसकी बात कर रहे हैं, ईटा की, ठीक है। तो इक्वेशन हमें क्या मिली थी ये बताइए बच्चों। तो जो इक्वेशन हमें मिली थी वो ये थी, Ft इज इक्वल टू ईटा ए, अब मैं ये लिखना चालू कर दे रहा हूं, दिस इज v नॉट बाई डी। तो ईटा क्या आएगा बताओ, ईटा विल बी नथिंग बट f डिवाइडेड बाई a डिवाइडेड बाई व्हाट इज v नॉट, ये भी नीचे चला जाएगा। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस, ओके। एक ही बात लिखी हुई है। तो व्हाट इज f by a, इट इज योर टेंजेंशियल स्ट्रेस, दिस इज योर टेंजेंशियल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय व्हाट इज डेल्टा v नॉट by d इज सिंपली स्ट्रेन रेट। आप देखिए स्ट्रेन को क्या लिखते हैं आप, स्ट्रेन होता दिस x डिवाइडेड बाई d, और ये लिखा हुआ है dx by dt into d, तो ये हो जाएगा आपका d of shear strain by dt. Means I define it further here, this is stress divided by, or I say tangential stress divided by
स्ट्रेन रेट कभी काम आ जाए तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब ईटा किस किस बात पर डिपेंड कर रहा है, तो देखने में लग रहा है कि ईटा किस पे डिपेंड कर रहा है, फोर्स पे, एरिया पे, वेलोसिटीज के डिफरेंस पे और डी पे, जबकि ईटा इन किसी भी फैक्टर पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो चलिए ये बात आप लिख लें यहाँ पे, दैट कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज इंडिपेंडेंट of these parameters. It is property of fluid. Okay, coefficient of viscosity is property of fluid. It is independent of velocity gradient or the area. Okay, now इसकी SI यूनिट वगैरह देख लेते हैं अपन। तो SI यूनिट यहाँ से लिखता है इस फॉर्मूले से, SI यूनिट चलिए लिखवाइए, ये आ गया मेरे पास न्यूटन पर मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय, ये आ गया मेरे पास न्यूटन सेकेंड बाय मीटर स्क्वायर, यानी इसे आप पास्कल सेकेंड लिख सकते हैं बच्चों। सो दिस इज एसआई यूनिट, ठीक है। एसआई यूनिट क्या हो गई इसकी, पास्कल सेकेंड, ठीक है। बट इसकी जो यूनिट है वो पास्कल सेकेंड यूज नहीं की जाती है, इंस्टेड ऑफ दैट वी यूज PO ISEUILLE, आप इसे जैसे ही पढ़ना चाहें, है ना, पॉजिटिवली यू कैन प्रोनाउंस दिस PI, ओके। और इसे हम डेकापॉइस भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डेकापॉइस। आई विल टेल यू व्हाट इज व्हाई डेकापॉइस। CGS यूनिट अगर आप इसकी देखें, CGS यूनिट, तो CGS यूनिट क्या होगी बच्चों, इसकी न्यूटन की जगह डायन आ जाएगा, तो CGS यूनिट विल बी डायन इनटू सेकेंड डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड बेसिकली 1 डायन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर इज कॉल्ड 1 पॉइस, और इट इज कॉल्ड 1 पॉइस, ठीक है। और जब आप रिलेशन लिखते हैं यहाँ पे बिटवीन SI यूनिट एंड CGS यूनिट, मीन्स 1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर बेसिकली इज 10 डायन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसे आप खुद प्रूव करिए, आपको पता है 1 न्यूटन इज 10 to the power 5 डायन, यू कैन प्रूव इट, ओके। सो 1 SI यूनिट, या फिर ऐसा लिख लो 1 न्यूटन सेकेंड मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, 10 पॉइस, यस। और 10 to the power 1 को बच्चों क्या बोलता है, डेकापॉइस। तो ये रिलेशन है। अब मुद्दे की बात यहाँ पे आपको जो याद रखना चाहिए, दैट SI यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज व्हाट, डेकापॉइस। इट इज वेरी मच यूज्ड इन न्यूमेरिकल्स। जैसे आपको किसी क्वेश्चन में दे दिया उसने दैट कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज सम नंबर, ओके, कुछ भी दे सकता है, से इट इज 10 पॉइस, then what you will consider in numericals, eta in SI unit, you will write it as 10 to the power 1 poise, means you will be writing 1 decapoise. तो आप न्यूमेरिकल में 10 पुट ना करते हुए क्या पुट करेंगे, 1, ठीक है। तो दिस इज व्हाट, तो मैं आपको उल्टा कन्वर्जन भी बता दे रहा हूं आपको कि आपका जो 1 डेकापॉइस है, 1 डेकापॉइस किसके इक्वल होगा, 10 to the power, or you say 1 poise will be equal to, that is more useful, you can write 1 poise is equal to 10 to the power minus 1 डेकापॉइस। तो इसे आप जरूर याद रखें, ठीक है। ये कौन सी यूनिट है, ये आपकी CGS यूनिट है ईटा की, और ये कौन सी यूनिट है, SI यूनिट है, ठीक है बच्चों। इसी के साथ साथ आता है डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ईटा। तो डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने में हमें ज्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए। आप देखिए पास्कल, पास्कल क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो चलिए मैं लिखता हूँ यहाँ पे, यह आ जाएगा आपके पास ml-1 t-2 इंटू टी, मैंने पास्कल का लिख दिया सीधा प्रेशर, ml-2 डिवाइडेड बाई l⁻², तो ये मेरे पास आ गया ml-1 t-1। सो गाइस दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ viscosity. So from this discussion which I just wrote here, I want you to remember, first of all, definitely you are going to remember expression of force in Newton's law of viscosity, which goes like
ईटा है वी नॉट बाई डी, ठीक है, उसे भी याद रखिए, ईटा है डी वी एक्स बाई डी वाई। उसके बाद ईटा का एक ये फॉर्मेट याद रखिए, टेंजेंशियल फोर्स डिवाइडेड बाय स्ट्रेन रेट। फिर याद रखिए कि डेकापोइज उसकी क्या होती है, ऐसा यूनिट, जिसे पॉइजोले भी बोलते हैं, पॉइज उसकी सीजीएस यूनिट, एंड वन पॉइज यानी वन सीजीएस यूनिट इज इक्वल टू 10 टू द पावर -1 डेकापोइज। और न्यूमेरिकल्स में किस में यूज करना है आपको इसकी वैल्यू, हमेशा डेकापोइज में, ठीक है बच्चों, कैन नोट डाउन। सो गाइस, चलिए अभी लिखिए ईटा डिपेंड्स ऑन, थ्योरेटिकली है, इस पर क्वेश्चंस आते रहते हैं। सो फर्स्ट थिंग लिखिए, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, ठीक है, देखिए ईटा डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, ओके। इसी में लाइन चेंज नीचे लिखे, फॉर लिक्विड्स viscosity decreases with increase in temperature. For liquids, viscosity decreases with increase in temperature. ये बहुत आसान है समझना, समझ सकते हैं कि जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे आपका जो इंटर मॉलिकुलर अट्रैक्शन है वो कम हो जाता है, तो लेयर्स एक दूसरे को कम पकड़ती है, ठीक है, यानी उनके रिलेटिव मोशन का पोजीशन कम मिलता है, तो आपकी विस्कोसिटी भी क्या हो जाती है, कम। तो आपने लिख लिया स्पेशली फॉर लिक्विड्स विस्कोसिटी डिक्रीजेस विद टेम्परेचर, सो ईटा टेम्परेचर के साथ डिक्रीज करता है, ओके। नाउ दूसरा है आपके साथ फॉर गैसेस, अलग से लिखें, फॉर गैसेस विस्कोसिटी इंक्रीजेस विद टेम्परेचर, विस्कोसिटी इंक्रीजेस विद टेम्परेचर। व्हाई इज इट सो? गैसेस की विस्कोसिटी बेसिकली इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस की वजह से होती ही नहीं है, उनमें बहुत ही कम इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस होते हैं। तो गैसेस की विस्कोसिटी मोस्टली किस वजह से होती है, ड्यू टू देयर कोलिजन्स, मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं, वो कितना फ्रीक्वेंटली कोलाइड कर रहे हैं, तो टेम्परेचर राइज करने से फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन बढ़ जाती है, इसीलिए विस्कोसिटी बढ़ जाती है। सो आई रिपीट, फॉर लिक्विड टेम्परेचर बढ़ाने से विस्कोसिटी कम होती है, और गैसेस टेम्परेचर बढ़ाने से विस्कोसिटी बढ़ती है। मैंने आपको रीजन भी समझाया है, आप चाहें तो लिख सकते हैं, लिक्विड्स में इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस कम हो जाते हैं टेम्परेचर की वजह से, इसीलिए विस्कोसिटी कम हो जाती है, ठीक है। गैसेस में फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन बढ़ जाती है, ठीक है, इसीलिए विस्कोसिटी बढ़ जाती है, ठीक है, ओके। तो चलिए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं अपन यहाँ पे। तो और ये तो अपन ने लिख ही लिया कि विस्कोसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन एरिया और वेलोसिटी ग्रेडियंट, ठीक है। तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है। मान लीजिए एक बोट है, ठीक है, कंसीडर ए बोट, और ये मान लीजिए इट्स ए पेपर बोट, पानी के अंदर बहुत कम है, और रिवर या लेक जिसमें इसे मूव करना है उसकी डेप्थ दी हुई है आपको, तो डेटा आप लिख लीजिए। ए बोट इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी v नॉट, कांस्टेंट वेलोसिटी v नॉट इनसाइड ए लेक, इनसाइड ए लेक, ठीक है। द कॉन्टैक्ट एरिया ऑफ बोट, contact area of boat with lake is capital A. Coefficient of viscosity is eta, and depth of lake is capital D. Depth of lake is capital D. Find force needed to maintain constant velocity, force needed to maintain constant velocity, neglecting fraction of boat inside water, fraction of boat inside water, okay।
तो इसमें पूछ रहा है कि बोट को कांस्टेंट वेलोसिटी से चलाने के लिए कितने फोर्स की जरूरत है। तो बहुत सिंपल सी बात है, इस बोट के साथ ये जो लेक है उसकी अपर सरफेस को भी, जो भी कांटेक्ट में है, किससे मूव करना पड़ेगा, वी नॉट से। जबकि इसकी बॉटम की सरफेस बहुत कम मूव करेगी और कम मूव करेगी, कम मूव करेगी, और फाइनली ये वाली सरफेस तो मूव ही नहीं कर रही है। तो अपन सीधा बोल देंगे कि यहाँ पे जो टेंजेंशियल विस्कस फोर्स आ रहा है उसी को ओवरकम करने के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, बोट पे फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है भाई, तो बताओ एफ टी की वैल्यू न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी के हिसाब से क्या निकलती है, ईटा इंटू ए इंटू वी नॉट डिवाइडेड बाई डी। तो ये आपका आंसर है, यहाँ और कोई हाई फाई आंसर नहीं है। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, लिखिए। A cubical block of mass 20 kilogram is kept on an incline having angle 30 degree with horizontal, there is a thin layer of oil having viscosity 0.1 poise. If the block slides down with constant velocity, 10 meter per second, find thickness of the oil layer. Let us understand. ओके, चलिए डायग्राम बना लेते हैं जो क्वेश्चन ने हमें दिया हुआ है यहाँ पर उसके हिसाब से। तो ये एंगल कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री। देयर इज ए थिन लेयर ऑफ सम थिकनेस, आई डू नॉट नो, लेट अस अज्यूम T. Block is kept over here, moving down with 10 meter per second, yes, with mass 20 kg, and coefficient of viscosity of the oil is 0.1 poise. Okay, so here what is asked, they have asked to find the thickness. अच्छा, आपको एक और इन्फॉर्मेशन दी हुई है, ब्लॉक इज क्यूबिकल। अगर मैंने नहीं बताया आपको तो ब्लॉक इज क्यूबिकल एंड साइड लेंथ 2 मीटर ईच। ओके, तो हाउ विल यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सबसे पहली बात, इंक्लाइन प्लेन पे रखा हुआ है और कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, इसका मतलब इसका mg sin थीटा कोई ना कोई बैलेंस कर रहा है, और वो कोई ना कोई क्या होगा यहाँ पे, विस्कस फोर्स। ठीक है, तो आप फ्री बॉडी डायग्राम बना लीजिए। तो फ्री बॉडी डायग्राम में एक तो इस पे mg sin थीटा लगेगा, है ना, mg sin थीटा, साथ में पीछे इस पे लगेगा विस्कस फोर्स, जिसे मैं ft लिख रहा हूं। ठीक है, और ये दोनों इक्वल होने चाहिए। चलिए अब ft कैसे निकालेंगे। ft निकालने के लिए आपको ऑयल की लेयर विजुअलाइज करनी पड़ेगी। ये वाला पार्ट उसका रेस्ट पे है, और ये जो लेयर जो कि ब्लॉक के कांटेक्ट में है वो भी आगे जा रही होगी, कितनी स्पीड से, v नॉट। इसकी थिकनेस आपको पता है t, इसकी मदद से आप वेलोसिटी ग्रेडियंट लिख सकते हैं। अच्छा, एरिया ऑफ कांटेक्ट निकाल सकते हैं। तो आपका जो ft है वो कितना आएगा न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी के हिसाब से, वो आएगा ईटा a into v naught divided by t. So we will put the numbers. So, and one more thing from questions condition, as v naught is given constant. ठीक है, तो फिर v naught constant है तो अपन क्या करेंगे, mg sin थीटा जो है उसे इक्वल होना चाहिए किसके, उसे इक्वल होना चाहिए ft के। तो आप लिख लेंगे वहां पर mg sin थीटा is equal to eta a v नॉट बाई टी। तो आपका जो t है बेसिकली जो हम फाइंड करने जा रहे हैं वो होगा eta a v नॉट बाय mg
sin theta. Now you just need to put the numbers. What is eta? Guys, it is 0.1 poise. पर हमें किस में पुट करना है? डेका पॉइस में. मैंने आपको बताया 1 पॉइस इज 10 to the power -1 डेका पॉइस. तो 0.1 तो है ही, साथ में क्या आ जाएगा? -1. ये eta into area is a cube. So 2 into 2 into V naught is 10 divided by mass is 20 into 10 into sin 30 is 1 by 2. So what we have is 10 times 10 and 10 cancels out. So we are left with here, this is 4, yes, into 10 to the power -2 divided by 10. So basically I have 4 into 10 to the power -3 meter in SI system. So it is 4 millimeter. The answer. Okay, तो कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं यहाँ पे न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी में. ठीक है, तो बहुत आसान सा फॉर्मूला है, ईटा ए वी नॉट बाई डी. ठीक है, वी नॉट बाई डी इज वेलोसिटी ग्रेडियंट. ओके, नोट कर लीजिए. नाउ ये जो इक्वेशन हमने देखी न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, ओके, ये ओपन फ्लोज के लिए वैलिड है. ओपन फ्लोज जैसे रिवर हो गया, लेक हो गया, एटसेट्रा, जिनकी टॉप फेस ओपन रहती है. अब फ्लो इन ए पाइप, फ्लो इन ए पाइप बोलते हैं क्लोज्ड चैनल फ्लो. इसके लिए हम एक इक्वेशन यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड दिस. इसी के नाम पे विस्कोसिटी की यूनिट भी आई है. इट इज पॉइज़ले इक्वेशन. सो इट इज EUI, स्पेलिंग बड़ी अजीब सी है, LLES, पॉइज़ले इक्वेशन. ठीक है, ये इक्वेशन क्या गवर्न करती है मैं आपको समझा दे रहा हूं. तो let us see velocity profile. Velocity profile. Okay, in open channel flow where this surface is at rest, this is fixed surface. Okay, and this is the free surface which is moving with the maximum velocity V naught, and in between layers they are not moving with maximum velocity. So this is the layer. I consider this as y, this is d, and let us consider this axis as our velocity axis. ठीक है, so this axis is velocity, this is y axis. So y equal to 0 has 0 velocity, this is the rest, and y equal to d has maximum velocity. So as I see the layers, here it is 0 velocity, then they have little larger velocity, then they have little more, then they have little more, and finally they have the highest. So this kind of thing, this kind of profile we see here. Okay, this is a velocity profile. तो हमें इस प्रोफाइल की इक्वेशन डिराइव नहीं करनी है, बट ये जो प्रोफाइल है वो पैराबोलिक आती है. आप लोगों को तो नहीं मिलेगा अभी पढ़ने को आगे, बट बाई चांस आउट ऑफ इंटरेस्ट अगर आप फिजिक्स बुक देखते हैं आगे तो ये पैराबोलिक आती है. पर फिलहाल हमें उसकी इक्वेशन डिराइव नहीं करनी है. ओके, तो ये हो गई वेलोसिटी प्रोफाइल इन ओपन चैनल फ्लोस. व्हाट हैपेंस इन क्लोज्ड चैनल इज, सपोज आपके पास पाइप है. अभी ये जो पाइप है इसमें तो सरकमफेरेंस पे लिक्विड हर जगह से रेस्ट पर ही होगा. तो मैक्सिमम वेलोसिटी कौन सा लिक्विड पसेस कर रहा होगा, जो कि सरफेस से मैक्सिमम डिस्टेंस पे होगा. और सरफेस से मैक्सिमम डिस्टेंस पे कौन सी लाइन आएगी, द एक्सिस ऑफ दिस पाइप. ठीक है, तो यहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी, अगर मैं यहाँ पे वेलोसिटी प्रोफाइल ड्रॉ करने की कोशिश करूँ तो ये मेरे लिए ओरिजिन, ये हो गया मेरा पास वेलोसिटी लाइन. ठीक है, और ये हो गई y along the radius I am drawing. तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो 0 रहेगी, यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम रहेगी, और यहाँ पे वेलोसिटी वापस से क्या हो जाएगी 0. तो वही पैराबोलिक फैशन में वेलोसिटी बढ़ती है और वापस से क्या हो जाती है, कम हो जाती है. आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस. ओके, so you can write the corresponding velocity numbers here. So this is velocity profile in closed
चैनल फ्लोस। ठीक है, अब अगर आप मान लीजिए कि पाइप के इस साइड पे आपने प्रेशर कुछ P1 लगाया है, यहाँ पे कुछ प्रेशर P2 लगाया है, इसकी लेंथ कुछ L है, इसकी रेडियस R है, एंड इसमें फ्लो होने वाले लिक्विड का कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा है, देन फ्लो रेट। ओके, मैं आपको फ्लूइड डायनेमिक्स में बता चुका हूं, द वॉल्यूम फ्लो रेट, इसे सिर्फ फ्लो रेट बोलते हैं, इसे अपन Q से रिप्रेजेंट करते हैं। तो दिस Q is equal to this delta P, the pressure P1 minus P2. I write here delta P is P1 minus P2 divided by something called flow resistance. I call it RF. RF stands for flow resistance. ठीक है, और इस फ्लो रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूँ. यू हैव टू रिमेंबर दिस नंबर. इट इज 8 eta L divided by pi r to the power 4. This is the flow resistance. You must remember. Let me consider the radius to be small r. Okay? तो आप इसे बिल्कुल याद रखने वाले हैं. और दूसरी इक्वेशन आप क्या याद रखने वाले हैं? पॉइज़ले इक्वेशन. मीन्स व्हाट? सपोज किसी पाइप में लिक्विड फ्लो हो रहा है और वो लिक्विड सपोज 10 लीटर पर सेकेंड लिक्विड बाहर आ रहा है. अगर आप ज्यादा प्रेशर डिफरेंस लगा देंगे उसी पाइप में, उसी लिक्विड में, तो ज्यादा अमाउंट ऑफ लिक्विड बाहर आने लगेगा, यानी फ्लो रेट बढ़ जाएगी डेल्टा पी बढ़ाने से. जबकि उसी पाइप में से सपोज पहले वाटर फ्लो हो रहा था, अभी आप वाटर की जगह हनी फ्लो कराने लगे जिसका फ्लो रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो उस उतना ही फ्लो रेट मेंटेन करने के लिए आपको प्रेशर डिफरेंस बहुत ज्यादा लगाना पड़ेगा. तो इट्स अ सिंपल आइडिया. आप जितना कम फ्लो रेजिस्टेंस होगा उतने कम प्रेशर डिफरेंस की जरूरत पड़ेगी. तो जो आइडियल लिक्विड जिन्हें हम नॉन विस्कस कंसीडर करते थे उनमें हॉरिजॉन्टल पाइप में फ्लो के लिए किसी प्रेशर डिफरेंस की जरूरत नहीं होती थी. And guys, one thing you remember, Bernoulli's equation is no more valid for viscous liquids. Bernoulli's equation सिर्फ किसके लिए लगते हैं? Ideal liquids, non viscous liquid, क्योंकि वो एनर्जी कंजर्वेशन इक्वेशन है और यहाँ की एनर्जी तो हीट में वेस्ट होने वाली है, हीट में कन्वर्ट होने वाली है. इज दैट क्लियर? सो दिस इज अ फ्लो इक्वेशन. इसे आप डिराइव नहीं करते अपने लेवल पे, ठीक है? इसका डेरिवेशन थोड़ा अजीब सा है, हम नहीं डिराइव कर रहे हैं. आप चाहें तो इसे डायमेंशनली जरूर निकाल सकते हैं, ठीक है? बट उसकी भी कोई खास जरूरत नहीं है. रिमेंबर दिस इक्वेशन, कैन नोट दिस. नाउ सीरीज, पैरेलल, combination of tubes, and they are also called capillary tubes. Capillary tubes are tubes of very narrow cross section. ठीक है, जैसे रिफिल होता है, पेन का रिफिल, तो वो काफी नैरो होता है. तो नैरो ट्यूब्स को क्या पढ़ते हैं अपन? कैपिलरी ट्यूब्स या सिंपली ट्यूब्स. तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं सीरीज. ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन. सीरीज का मतलब हो गया दो ट्यूब्स साइड बाय साइड जुड़े हुए हैं. इसका फ्लो रेजिस्टेंस से Rf1, इसका फ्लो रेजिस्टेंस Rf2. तो जो ओवरऑल इसे एक सिंगल ट्यूब से रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपन, ठीक है? तो इसका जो Rf इक्विवेलेंट आता है, इट कम्स इक्वल्स टू Rf1 प्लस Rf2. ठीक है, बिकॉज योर कंडीशन इज इन सीरीज कॉम्बिनेशन फ्लो रेट इज same through both tubes. It is something like you remember your chapter thermal conduction. ठीक है, तो थर्मल कंडक्शन के भी सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या रहता था? सारी रॉड्स के थ्रू हीट करंट सेम फ्लो करता था और वहां का भी जो थर्मल रेजिस्टेंस है वो सीरीज में क्या हो जाता था? ऐड. तो बिल्कुल वैसा ही है, Rf1 प्लस Rf2. पैरेलल में अगर आप देखना चाहें इसका फॉर्मूला तो उसी स्टाइल में पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका? ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब रहेगा दे आर कनेक्टेड अक्रॉस सेम प्रेशर डिफरेंस. सो हियर प्रेशर इज P1, हियर प्रेशर इज P2. ठीक है, इसका फ्लो रेजिस्टेंस Rf1, इसका फ्लो रेजिस्टेंस Rf2. तो यहाँ पे इन पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या लिखोगे आप? प्रेशर डिफरेंस across both tubes is
सेम, तभी उनको अपन क्या बोलते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो यहाँ भी आप एक सिंगल ट्यूब से इसे रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है, और उस सिंगल ट्यूब में भी प्रेशर डिफरेंस कितना आएगा आपका P1 P2। तो यहाँ का जो फ्लो रेजिस्टेंस है वो ये फॉर्मूला फॉलो करता है, 1/RF इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/RF1 प्लस 1/RF2। So discussion is very much similar to thermal conduction. So just remember from numerical point of view, no doubt. Okay, let's solve a question. Right, a capillary tube is connected horizontally to a constant head arrangement. हेड का मतलब होता है प्रेशर डिफरेंस। हेड हमेशा हाइट में दिया जाएगा h और प्रेशर डिफरेंस हो जाएगा रो जी एच। इफ आगे लिखिए, इफ the radius of capillary tube is increased by 10%, radius of capillary tube is increased by 10%, then find percentage change in flow rate. Radius of capillary tube is increased by 10%, then find percentage change in flow rate. So what is the question here is, suppose you have a capillary tube or pipe which is connected across a constant pressure difference. Delta P is constant. So you have certain flow rate. So you write delta P by flow resistance. Yes. Now this is constant. And if you increase flow resistance, Q will decrease. If you decrease flow resistance, Q will increase. Now how flow resistance depends on radius, you must know 8 eta L. L is the length divided by pi r to the power 4. So here you are increasing radius by 10%. Now you are not changing length, you are not changing viscosity, pi is anyway constant. Yes, so the way flow resistance changes will define the change in Q. So you may say that here if I can write delta Q by Q is equal to minus of delta RF by RF, but this will be valid only for less than 10% change in Q. यानी मेरा जो फाइनल आंसर है उसमें 10% से ज्यादा आंसर नहीं आना चाहिए। तो मैं अगर इस स्टाइल से जाऊं और यहाँ पर डेल्टा RF बाई RF की वैल्यू निकालना चाहूँ बच्चों, तो वो कितनी आएगी, ये सब तो कांस्टेंट है, ये नहीं दिखेंगे, तो ये सीधी आएगी मेरे पास -4 डेल्टा R बाई R, एंड डेल्टा R बाई R इंटू 100 आपको कितना दिया हुआ है 10%। यस, सो आई राइट परसेंटेज डेल्टा RF बाई RF इंटू 100% इज इक्वल टू माइनस ऑफ 40%. Yes, are you getting? And now I put delta RF by RF here. Minus minus becomes plus and I get 40%. And guys, you may get one of the option as 40%, but I'll say that option is not correct. ठीक है? So if you have options like 40%, 45%, 46%, 7, 8 like that, then you should not go for 40%. मैं आपको पहले सिखाया हूँ. अब परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं फिर एग्जैक्टली फिर ऐसे करना पड़ता है अपने को, Q2 नई फ्लो रेट माइनस Q1 बाई Q1 इंटू 100, फिर ऐसे ही करना पड़ता है कि नहीं? तो फिर क्या करोगे, इसे लिखोगे Q2 बाई Q1 माइनस 1 इंटू 100, बिल्कुल, फिर लिखोगे Q2, तो Q2 बाई Q1 मतलब Q किस पर डिपेंड कर रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू RF, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास RF1 बाय RF2, डेल्टा P कांस्टेंट है, इंटू 100. नाउ सी हियर, अब RF किस पर डिपेंड कर रहा है, R की पावर 4, ये वापस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ पे आप लिख दोगे R2 बाय R1 की पावर 4 माइनस 1 इंटू 100. So this is what you get, the percentage change in Q. Now you write, you are given with percentage change in radius, you are given with R2 minus R1 by R1 into 100 as 10.
it's increased by 10%. So R2 by R1 minus 1 is 0.1. So R2 by R1 is 1.1. So put it here, and what you get? The value of delta Q by Q. So you get delta Q by Q as 1.1 to the power 4 minus 1 into 100. And when you evaluate this 1.1 to the power 4, you get this number 1.464 1 minus 1 into 100. So finally you get this answer as 46.41%. And guys, you can check that answer was 40%, and here answer is 46.41%. So this will be considered as correct, and this will be considered as wrong answer. Okay. So remember formula of flow rate and the flow resistance for closed channel flows. Okay. No doubt. Okay. Now let us understand something called Reynolds number. Reynolds number. Okay. इसको अपन R और इसके नीचे E से रिप्रेजेंट करते हैं. Now what is this Reynolds number? It is a dimensionless number. It is a dimensionless number. जो एक आइडिया देता है हमें कि फ्लो लैमिनार है या फिर टर्बुलेंट. मैं आपको लैमिनार और टर्बुलेंट टर्म ऑलरेडी समझा चुका हूं फ्लूइड डायनेमिक्स में. लैमिनार फ्लो ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है, यानी आपको समझ में भी नहीं आएगा कि फ्लो हो रहा है. एंड टर्बुलेंट फ्लो इंटरमिक्सिंग होता है, ठीक है. जैसे एक ग्लास है, उसमें पानी भरा हुआ है, आप चम्मच से उसे ऐसे रोटेट करने लगे तो टर्बुलेंस क्रिएट हो जाता है. वॉशिंग मशीन्स में टर्बुलेंस क्रिएट करते हैं ताकि मिक्सिंग अच्छे से हो, इंटरमिक्सिंग हो. जूसर टर्बुलेंट प्रोड्यूस करता है ना, घर पर जो ग्राइंडर या जूसर रहता है. तो टर्बुलेंस का भी अपना रोल है, हमें चाहिए बहुत सारी जगह, बट कभी कभी नहीं भी चाहिए, ठीक है. तो कोई भी पर्टिकुलर फ्लो किसी पाइप में हो रहा है तो वो टर्बुलेंट है या लैमिनार है, इसका हेल्प किसकी मदद से या किसकी हेल्प से हम इसे प्रेडिक्ट करते हैं? रेनॉल्ड्स नंबर की हेल्प से. तो व्हाट इज इट बेसिकली, लेट अस अंडरस्टैंड. मान लीजिए हमारे पास एक पाइप है, ठीक है, और इस पाइप का आपको डायमीटर पता है, आप रेडियस के टर्म्स में भी जा सकते हैं. डायमीटर पता है, इसमें फ्लो होने वाले लिक्विड की डेंसिटी पता है, इसमें फ्लो होने वाले लिक्विड की विस्कोसिटी पता है, और वेलोसिटी पता है, ठीक है. देन रेनॉल्ड्स नंबर इज डिफाइंड एज रो v, the velocity, into diameter, which is d. Okay, let me make it capital D. Rho v d by eta. आपको याद रखना चाहिए, ठीक है. Where rho stands for density of fluid or liquid. V is flow velocity. D is diameter of pipe. Diameter of pipe, and eta is coefficient of viscosity, or simply viscosity, coefficient of viscosity. Now eta को एक तरीके से रेनॉल्ड्स नंबर को एक तरीके से और समझ सकते हैं, और वो ये है कि आप रेनॉल्ड्स नंबर को लिख सकते हैं. क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए. मैं eta a इंटू वी बाई डी लिख रहा हूं, ठीक है. उसके लिए मुझे क्या और लिखना पड़ेगा, यहाँ पे मैंने नीचे किस किस टर्म से मल्टीप्लाई किया, ए वी बाई डी से, तो मैं वैसा ही वहां पे भी करता हूँ. रो ए वी इंटू रो वी डी इंटू ए वी बाई डी. मैंने एक एक्स्ट्रा फैक्टर मल्टीप्लाई किया है, इससे मेरा डी कैंसिल हो जा रहा है. तो बच्चों मेरे पास क्या आ रहा है, ये आ रहा है रो ए वी स्क्वायर divided by eta a v by d. Now eta a v by d is playing the role of viscous force, and this is rho a v square, this is playing the role of inertial force. फ्लो की वजह से जो फोर्स है, तो ऊपर का जो फोर्स है उसे बोलते हैं अपन inertial force, और इसे बोलते हैं viscous force.
तो आप रेनॉल्ड्स नंबर को कैसे भी याद रख सकते हैं, यू कैन रिमेंबर इट एज रेशियो ऑफ टू फोर्सेस, इनर्शियल फोर्स डिवाइडेड बाय विस्कस फोर्स। ओके, नाउ थियोरेटिकली इट इज प्रेडिक्टेड कि जैसे जैसे आप फ्लो वेलोसिटीज बढ़ाते हैं वैसे वैसे फ्लो का नेचर टर्बुलेंट होता जाता है। ठीक है, हायर फ्लो वेलोसिटीज पे फ्लो कैसा हो जाता है, टर्बुलेंट हो जाता है, अगर उसका विस्कोसिटी का कोएफिशिएंट कम हो। ठीक है, अगर विस्कस ज्यादा है तो वो हाई वेलोसिटीज तक भी लेमिनार रह सकता है। जैसे आप नल चालू करिए, नल को बहुत कम खोलिए तो फ्लो वेलोसिटी बहुत ही कम रहेगी और आपको जो फ्लो दिखेगा वो कैसा दिखेगा, लेमिनार। और जैसे आप वेलोसिटी बढ़ा देंगे फ्लो की, फ्लो इंटरमिक्सिंग में चला जाएगा, टर्बुलेंट हो जाएगा। तो आपको याद रखना है यहाँ पे, ठीक है, कि फॉर रेनॉल्ड्स नंबर लेस देन 1000, ये नंबर्स आप पुट करिए, डेंसिटी, वेलोसिटी, डायमीटर, ईटा, इसकी वैल्यू अगर आपकी कैलकुलेट करके 1000 से कम आती है तो हम बोलते हैं फ्लो इज लेमिनार। ठीक है, मैं एनसीईआरटी की वैल्यूज उठा रहा हूं यहाँ पे। दूसरा, अगर आपकी रेनॉल्ड्स नंबर 2000 से बड़ी आती है तो अपन क्या बोलते हैं, फ्लो इज टर्बुलेंट। ठीक है, एंड तीसरी, अगर रेनॉल्ड्स नंबर इसके बीच में आती है, 1000 एंड 2000 के बीच में आती है, तो अपन बोलते हैं फ्लो इज अनस्टेबल और अनस्टेडी। ठीक है, मींस वो ना तो पूरी तरीके से लेमिनार है फ्लो और ना ही वो फ्लो पूरी तरीके से टर्बुलेंट बना है, तो इट इज इन द प्रोसेस। तो आप क्या क्या याद रखने वाले हैं रेनॉल्ड्स नंबर में, एक तो इसका फॉर्मूला, ठीक है, दूसरे इसको और कैसे सोचा जा सकता है, इनर्शियल फोर्स बाय विस्कस फोर्स। बच्चों, विस्कस फोर्स जितना ज्यादा होगा, इनर्शियल फोर्स आप उतना ज्यादा रख सकते हैं, तब भी फ्लो क्या बना रहेगा आपका, लेमिनार। अगर विस्कस फोर्सेस कम हो जाएंगे और आप इनर्शियल फोर्सेस ज्यादा रखेंगे तो फ्लो कैसा हो जाएगा, टर्बुलेंट। ठीक है, तो नॉन विस्कस लिक्विड्स कम वेलोसिटी पर ही टर्बुलेंट हो जाएंगे और विस्कस लिक्विड्स हाई वेलोसिटीज पर भी टर्बुलेंट नहीं होंगे। ठीक है, तो और हाँ, इसे जरूर याद रखें, ये फैक्ट है बट इस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। रेनॉल्ड्स नंबर लेस देन 1000 फ्लो इज लेमिनार, रेनॉल्ड्स नंबर ग्रेटर देन 2000 फ्लो इज टर्बुलेंट, रेनॉल्ड्स नंबर बिटवीन 1000 एंड 2000 फ्लो इज अनस्टेबल और इट इज आल्सो कॉल्ड अनस्टेडी। ओके, अनस्टेडी। So take a note. Now we'll solve a question based on this. इस पर कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो पहली कैटेगरी हम सॉल्व कर लेते हैं। लिखे, diameter of a pipe is 1 centimeter. Flow rate is 5 into 10 to the power minus 5. मैं आपको वैल्यूज दे रहा हूँ। डायमीटर 1 सेंटीमीटर, फ्लो रेट 5 into 10 to the power minus 5 मीटर क्यूब पर सेकेंड, एंड कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी is 10 to the power minus 3 twice. Alright, and density, it is, take it water, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो आपको ये नंबर्स दे दिया उसने, तो आपसे ऑप्शन दे देगा द फ्लो इज लेमिनार। सपोज आपको पहला ऑप्शन दे दिया मैंने आपको, क्वेश्चन है फ्लो इज लेमिनार, दूसरा टर्बुलेंट, तीसरा अनस्टेडी, चौथा none of these, or data is insufficient like this. Now how will you check it? A simple thing, find Reynolds number, see कि वो 1000 से छोटा है या 2000 से बड़ा है या फिर between 1000 and 2000 है, you can solve. So what is the formula of Reynolds number? We have Reynolds number as rho v d by eta. Now let's check, मेरे पास d अवेलेबल है, yes अवेलेबल है, rho अवेलेबल है, eta अवेलेबल है, और गाइस यहाँ पे उसने v की जगह क्या दे दिया है, q। तो घबराने की कोई बात नहीं है, आपने फ्लूइड डायनामिक्स में सीखा है q equal to av, flow radius area of cross section into v, and where a can be written as pi d square by 4 into v. So I will put the term v as 4q divided by pi d square to convert my formula in given terms. I hope you understood this. So v कितना आ जाएगा, फिर re कितना आ जाएगा आपके पास, रो
into 4q divided by pi d square into d divided by eta, इससे कैंसिल, तो रेनॉल्ड्स नंबर निकला मेरे पास 4 रो q डिवाइडेड बाय पाई डी ईटा। चलिए नंबर्स रख लेते हैं अपन यहाँ पे। तो आपके रेनॉल्ड्स नंबर की जो वैल्यू है यहाँ पर निकलेगी 4 इंटू 1000 इंटू फ्लो रेट विच इज 5 इंटू 10 to the power -5 whole divided by pi into diameter which is 1 centimeter 10 to the power -2 meter. And guys, eta don't put it as 10 to the power -3. I will write 10 to the power -4. I have to put in SI units क्योंकि बाकी सारे टर्म किस में पुट किए गए, SI यूनिट में। So let us solve it. So it's 10 to the power -5, 10 to the power -4, यहाँ पे बच गया 10 to the power -1, तो ये आया अपने पास RE। एक तो 5 इंटू 4 हो गया आपका 20 इंटू 1000 इंटू एक और 10 आ गया भाई, ये 10 to the power -1 ऊपर चला गया, और नीचे आप डिवाइड किससे कर रहे हो, 3.4 से। यस, सो पाई की वैल्यू से ऑलमोस्ट 3.14। सो गाइस यू कैन इजीली चेक कि आप इसे डिवाइड भी करते हैं तो ये आ जाएगा 6 पॉइंट समथिंग जाएगा, यस और नो। मैं इसे 3 एज्यूम कर लेता हूँ तो 6.6 ऐसे चलता रहेगा। तो क्या आ रहा है आपके पास, ये तो आ रहा है 6, ये 0 गायब भी कर दूँ मैं, 0 0 0, दिस इज मच ग्रेटर देन 2000। सो गाइस फ्लो इज turbulent, दिस नंबर सेज फ्लो इज turbulent। तो आपको इसमें कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकता है। दूसरी कैटेगरी क्या पूछता है, पूछ सकता है आपसे, पूछ सकता है ये दे देगा, ये दे देगा, ये दे देगा, और पूछेगा मैक्सिमम फ्लो रेट क्या रख सकते हैं जिससे फ्लो लैमिनार रहे। कुछ नहीं तो उसके इसमें रेनॉल्ड्स नंबर आप 1000 कंसीडर करेंगे, या मिनिमम फ्लो रेट क्या रख सकते हैं कि फ्लो टर्बुलेंट हो जाए, एंड सो ऑन। ओके, सो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस यू कैन हैंडल हियर, नो डाउट। नाउ let us understand Stokes' law. So this law also talks about drag force or viscous force. ठीक है, it talks about drag force और viscous force. इसे हम FD से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, या FV भी लिखते हैं इसके लिए। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी ने भी ये फोर्स बताया था, विस्कस फोर्स। बट न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी ने बात की थी कि आपके पास कोई प्लेन बॉडी है जिसका एरियल कांटेक्ट है और वो मूव कर रहा है और बॉटम फेस फिक्स है, तो कैसे विस्कस फोर्स लिखना है। स्टोक्स लॉ एप्लीकेबल है फॉर स्फेरिकल बॉडीज। सो फॉर स्फेरिकल बॉडीज मूविंग in a viscous medium, ठीक है, spherical bodies moving in a viscous medium experience a drag force or viscous force which is given as 6 pi eta RV। इसका भी डेरिवेशन नहीं पढ़ना है, हमें डायरेक्ट फॉर्मूला ही समझना है। क्या बोलते हैं इसे अपन, 6 pi eta RV। अंडरस्टैंड द टर्म eta as usual is your coefficient of viscosity। दूसरा टर्म आता है आपका, the second term which is given there is R is radius and V is velocity with respect to medium. So here these are the terms you have, coefficient of viscosity, radius and velocity with respect to medium। मीन्स मतलब बहुत ही आसान सा है कि कोई भी बॉडी अगर किसी विस्कस मीडियम में मूव कर रही है विद वेलोसिटी v, तो उस पर अपोजिट टू द वेलोसिटी एक ड्रैग फोर्स लगता है। अगर उस बॉडी की रेडियस r है, मीडियम का कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा है
और इसकी जो वैल्यू आती है वो 6 पाई ईटा आर वी आती है। ठीक है, बस यहाँ पे एक पॉइंट नोट करने जैसा है, दैट एफ डी ड्रैग फोर्स इज ऑलवेज अपोजिट टू वेलोसिटी v in the formula. So this is the Stokes law which you should know कि अगर स्फेरिकल बॉडी किसी मीडियम में मूव कर रही है तो उस पर कितना ड्रैग फोर्स लगता है 6 पाई ईटा आर वी। दीज आर द टर्म्स, और उसकी जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा किसके अपोजिट होती है, वेलोसिटी के। ठीक है, नो डाउट। नाउ लेट अस टॉक अबाउट समथिंग कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी, and it's very interesting and most of the questions जो कि विस्कोसिटी पार्ट में पूछे जाते हैं वो किस पे पूछे जाते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी। आई राइट इट एज vt। ठीक है, सब लोग यहाँ ध्यान से देखिए। मान लीजिए कोई भी वाटर ड्रॉपलेट है, ठीक है, या कोई भी स्फेरिकल बॉडी है जो गिरना चालू करती है। ठीक है, अभी इसकी वेलोसिटी 0 है, अभी इसकी वेलोसिटी 0 है। ठीक है, और मान लीजिए वो किसी मीडियम में है, थोड़ी देर के लिए एयर में मान लीजिए आप, तो वो नीचे गिरना चालू करती है, तो इस पे क्या लग रहा होगा, उसका वेट लग रहा होगा mg, है ना। या फिर आप ऐसा समझ लीजिए, एयर की बजाय मान लीजिए कोई भी सॉलिड ड्रॉप है और वो किसी लिक्विड में गिर रही है, क्योंकि मैं एक और फोर्स लिखना चाहता हूँ, दैट इज फोर्स ऑफ बायएंसी। तो उस पर एक और फोर्स बच्चों कौन सा लग रहा होगा, फोर्स ऑफ बायएंसी। ठीक है, लिक्विड की डेंसिटी में ρl लिख देता हूँ और इसका वॉल्यूम मैं लिख दे रहा हूँ। इसके वॉल्यूम को अपन रेडियस के टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे, वैसे भी इसकी रेडियस r है और कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी लिक्विड का ईटा है। तो जब इसकी वेलोसिटी 0 है तो इस पर दो ही फोर्स लग रहे होंगे, mg एंड fb। ठीक है, थोड़ी देर के लिए मान लो कि आपका mg बड़ा है, mg इज ग्रेटर देन fb, तो बॉडी गिरना चालू होगी नीचे। बिल्कुल, एक टाइम ऐसा आएगा जब उसके पास क्या आ चुकी होगी, कुछ वेलोसिटी। बिल्कुल, तो ये बॉडी अभी मूव करने लगी है कुछ वेलोसिटी v से, तो इस पर एक और एक्स्ट्रा फोर्स आ गया है, द ड्रैग फोर्स। साथ में कौन सा तो लग ही रहा है, fb लग रहा है, और कौन सा लग रहा है, mg लग रहा है। ठीक है, तो इस इंस्टेंट पे, ये जो मैं t इक्वल टू 0 इंस्टेंट बोल रहा हूं, यहाँ पे अगर मैं देखूं एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी, कैसे लिखोगे आप एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी, यहाँ पे mg माइनस fb डिवाइडेड बाय m। एंड किसी भी टाइम t पे, है ना, t इक्वल टू t पे वही एक्सेलरेशन आप कैसे लिख पाओगे, यू बी राइटिंग mg माइनस fb माइनस fd divided by m। So what we are seeing is इनिशियल एक्सेलरेशन ज्यादा है और जैसे जैसे उसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है उसका एक्सेलरेशन क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ेगी तो कौन बढ़ेगा, ड्रैग फोर्स। एंड वन टाइम विल कम when body will acquire that much velocity where f drag plus fb will cancel out mg। yes, so still acceleration नीचे ही है कि नहीं। इस डायग्राम में भी इसका जो एक्सेलरेशन है वो नीचे है, इधर भी एक्सेलरेशन नीचे है, यानी वेलोसिटी बढ़ रही है। ओके, सो आफ्टर सम टाइम बॉडी will acquire a velocity, so call it vt, such that drag force which is fd, देखिए वेलोसिटी जितनी बढ़ेगी ड्रैग फोर्स भी उतना ही बढ़ेगा। ड्रैग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ। ओके, सो द ड्रैग फोर्स एंड fb cancels out mg and acceleration of body becomes 0. It implies now velocity will remain constant, और वो कितनी रहेगी, vt जितनी अभी है। और यही जो कांस्टेंट वेलोसिटी है क्या कहलाती है, टर्मिनल वेलोसिटी। ओके, सो एट टर्मिनल वेलोसिटी थिंग व्हाट यू विल बी राइटिंग दिस fb plus fd must be equal to mg। when body acquires terminal velocity, fb will be density of liquid into the volume of body into g plus this will be your 6 pi eta r vt, so small v is for speed, is equal to, let us consider density of solid to be rho s,
this is a body, let's consider its density to be rho s. So you write it as rho s into v into g. All right, I'm interested in vt, so let's write the term 6 pi eta r vt is equal to rho s minus rho l into volume into g. So vt is equal to rho s minus rho l v g divided by, can we put v, it's a sphere, 4 by 3 pi r cube. For spherical body I am writing g divided by 6 pi eta r. So pi cancels out, yes, cancels out 2 and this 3 times, and r cancels out r square times. So guys, we get vt as 2 by 9, 3 into 3 9 into rho s minus rho l multiplied with r square g divided by eta. So this becomes terminal velocity for a spherical body. It's a formula to remember. But more than this, you remember this idea, it is general. Whenever terminal velocity is acquired, acceleration becomes 0. So just equate, put net force equal to 0, you will get terminal velocity. So this is the term. इसमें आपको सब सारे terms पता चल रहे हैं. It is density of body, density of medium, and eta is, you already know, coefficient of viscosity of medium. R is radius and g, anyway you know, radius of body. So guys, कभी कभी बोलेगा आपको एयर, जैसे एक एग्जांपल ये ले लेता हूं मैं, वाटर ड्रॉपलेट्स कितनी हाइट से गिर रहे होते हैं? एक काम करिए, इसे नोट करिए, फिर मैं आपको समझाता हूं. मान लीजिए वाटर ड्रॉपलेट है ना, क्लाउड से एक ड्रॉप गिरना चालू किया रेस्ट से. ओके, ये अर्थ है, अर्थ सरफेस, ठीक है. मैं एक एवरेज हाइट ले लेता हूं क्लाउड की, ठीक है. तो एवरेज हाइट आप मान लो कि क्लाउड कुछ 4 किलोमीटर की हाइट पे रहते हैं इतना, ठीक है. अब यहां से ड्रॉप पहुंचना है नीचे, मैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को थोड़ी देर के लिए कांस्टेंट मान रहा हूं. तो ये कितनी स्पीड से हिट करना चाहिए था उसे रूट ऑफ 2gh से, यानी कि रूट ऑफ 2 इंटू 10 इंटू 4 इंटू 1000 किलोमीटर के लिए. सो गाइस, व्हाट आई हैव हियर, चलो मैं 4 भी नहीं 2 ही ले लेता हूँ, नंबर अच्छा आएगा और कुछ नहीं. तो मैं 2 ले लिया, तो 2 और 2 4, यानी एक तो 2 बाहर निकल गया और 100 निकल गया. बच्चों ये निकला 200 मीटर पर सेकेंड. आपको पता है साउंड की स्पीड होती है 330 मीटर पर सेकेंड, 200 मीटर पर सेकेंड. इट्स ए ह्यूज स्पीड. बुलेट्स की स्पीड होती है कुछ इस तरीके की, समझ रहे? तो आपके सर पर गिरा तो छेद हो जाएगा आपके सर में, इतनी स्पीड से. सो जबकि जो ड्रॉपलेट्स होते हैं सच में वो इतनी स्पीड से तो हिट करते ही नहीं है. यस. तो यहाँ पे हम बार बार स्टार्टिंग से बोलते हुए आ रहे थे, काइनेमेटिक्स में पढ़ाया था मैंने आपको कि हम ड्रैग फोर्स नहीं ले रहे हैं, अब ड्रैग फोर्स ले रहे हैं, ठीक है. सो हियर it should have been the velocity of water droplet if air did not apply any force on this droplet. But actually what happens, ये जैसे जैसे नीचे गिरता है, ये ड्रॉपलेट जैसे जैसे नीचे गिरता है वैसे वैसे इसकी वेलोसिटी बढ़ती है और एक हाइट ऐसी आती है जिसपे क्या एक्वायर कर लेती है, टर्मिनल वेलोसिटी. तो ये फॉल कैपिटल एच से ना होते हुए सिर्फ किससे ही फॉल होती है, स्मॉल एच से. इसके बाद ये स्ट्राइक भी किससे ही करती है, वीटी से, ठीक है. और वीटी आपको पता है क्या है. ओके, एक और क्वेश्चन लिख लीजिए. ए ड्रॉप ऑफ वाटर ऑफ रेडियस 0.0015, रेडियस 0.0015 mm. ओके,
तो मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले समझा रहा था कि वाटर ड्रॉप कुछ किलोमीटर की हाइट से गिर रही है और कुछ 200 मीटर पर सेकेंड स्पीड से वो स्ट्राइक कर रही थी। तो चलिए मैं अभी एक रियलिस्टिक डायमेंशन ले रहा हूँ आपके लिए, एंड देन वी विल सी व्हाट शुड बी द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ दिस ड्रॉपलेट। सो एंड इट इज फॉलिंग थ्रू एयर, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी फॉर एयर इज 1.8 into 10 to the power minus 5 decapoise, and density of air आपको क्या करनी है, neglect, you have to consider density of air is negligible, ठीक है। and density of water या drop तो आपको पता ही है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। मैंने ड्रॉपलेट काफी छोटी मान रखी है तो टर्मिनल वेलोसिटी भी बहुत छोटी निकल के आएगी, बट आपको पता है √2gs तो मास पे वैसे ही डिपेंड नहीं करता था। तो 2/9 इंटू वेलोसिटी ऑफ क्या था आपका बॉडी माइनस वेलोसिटी ऑफ मीडियम, आई एम सॉरी, डेंसिटी ऑफ बॉडी, डेंसिटी ऑफ मीडियम into r square into g divided by coefficient of viscosity. So terminal velocity here is 2/9. What is density of the body? Drop 1000, medium negligible 0, r square. So let me write it as 1.5 into 10 to the power 1 2 3 minus 3 mm, और एक और आ जाएगा -3 meter. So I'll be writing 1.5 into 10 to the power -6 का square into 10 divided by this 1.8 into 10 to the power -5. Okay, so when you solve these numbers, I leave the calculation, then you get the answer to be 2.72 into 10 to the power -4 meter per second. Okay, if you increase the radius a little, this will also increase. But you see the order of difference, 2.72 10 to the power -4. This is the realistic speed vc जो एयर ड्रॉप्स नीचे गिरती है, बहुत ही टाइनी ड्रॉप्स, इतनी वेलोसिटी होती है, जबकि रियलिटी में उनकी वेलोसिटी भी कितनी होनी चाहिए थी, सम 200-300 मीटर पर सेकेंड। ओके, नो डाउट। जैसे लिखिए, एन एयर बबल ऑफ डायामीटर 2 सेंटीमीटर rises 2 centimeter rises through a long column of viscous liquid, and travels at a speed of 0.21 centimeter per second. Travels at a speed 0.21 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ब्रैकेट में लिखिए कांस्टेंट। इफ आगे लिखिए, इफ डेंसिटी इज 1.47 ग्राम पर सीसी, डेंसिटी इज 1.47 ग्राम पर सीसी, फाइंड विस्कोसिटी ऑफ मीडियम, neglect density of air, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि एक एयर बबल है जो राइज कर रहा है ऊपर टर्मिनल वेलोसिटी, जिसकी वैल्यू है 0.21 सेंटीमीटर पर सेकेंड। दिस इज द एयर बबल, ठीक है। अब इस एयर बबल पे कौन कौन से फोर्सेस ही कंसीडर करने को बोल रहा है वो, आप उसका mg कंसीडर ना करें, ऐसा उसका बोल रहा है, ठीक है। तो फिर इस पर 2 ही फोर्स कंसीडर करने को बोल रहा है वो, Fp एंड नीचे लग रहा होगा Fd। वेलोसिटी के हमेशा अपोजिट लगता है। वैसे अपना टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बोलता है, 2/9 डेंसिटी ऑफ बॉडी माइनस डेंसिटी ऑफ मीडियम इंटू रेडियस का स्क्वायर इंटू g डिवाइडेड बाई ईटा। ईटा इज आर, सो ईटा इज नथिंग बट 2/9 रो b माइनस रो m r स्क्वायर g डिवाइडेड बाय vt, ठीक है। अच्छा, टर्मिनल वेलोसिटी नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी आ सकती है, आपको वो चिंता नहीं। तो चलिए, तो इस क्वेश्चन में आपको डेंसिटी ऑफ जो एयर है वो निग्लेक्ट करनी है। तो यहाँ पे आपका जो एयर बबल है वो किसका रोल प्ले कर रहा है, डेंसिटी ऑफ बॉडी का। तो इस क्वेश्चन में आप रो ऑफ बी की वैल्यू कितनी पुट करेंगे, 0। रो ऑफ मीडियम, डेंसिटी ऑफ मीडियम आपको क्वेश्चन में दी गई है। देखिए डेंसिटी ऑफ मीडियम कितना दिया हुआ है। So if I go back to the question, I get density of medium
as 1.47. So I have this as 1.47 cc. ओके, ग्राम पर सीसी. तो ग्राम पर सीसी को आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? किलोग्राम पर मीटर क्यूब में. तो आप क्या लिखेंगे? 10⁻³ किलोग्राम डिवाइडेड बाय 10⁻⁻6 मीटर क्यूब. So basically you will have rho of m 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1.47 into 10⁻³ kilogram per meter cube. So this is your rho b, rho m, and radius. Yes, radius. तो चलिए रेडियस का वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है? डायमीटर 2 सेंटीमीटर है, रेडियस 1 सेंटीमीटर है, तो इट इज 10⁻⁻². एंड टर्मिनल वेलोसिटी वो आप ऊपर लिखी हुई है, तो वो हो गया आपके पास 2.1 इंटू 10⁻⁻1 सेंटीमीटर है, तो वो -2 और आ जाएगा. तो ये कितने आ गया आपके पास? 2.1 इंटू 10⁻⁻3. सो इफ यू पुट दीज नंबर्स यू गेट 2/9 इंटू रो ऑफ b which is 0 minus rho of n 1.47 10⁻³ into r square 10⁻⁻2 का square into g divided by vt which is 2.1 10⁻⁻3. Now coefficient of viscosity is never negative, so you put the mod here. Basically आपका ये जो 2.1 है उसे किसके साथ रखना पड़ेगा? नेगेटिव, क्योंकि हमने जो डेरिवेशन किया है वहाँ पे जब ड्रॉप नीचे जा रही थी उस टाइम हमने टर्मिनल वेलोसिटी को पॉजिटिव कंसीडर किया था. सो यू जस्ट पुट ए मॉड फॉर दैट मैटर एंड व्हेन यू सॉल्व इट, ओके, यू गेट द नंबर फॉर विस्कोसिटी हियर. एंड वो जो यूनिट निकल के आएगी वो यूनिट क्या आएगी आपके पास? डेकापॉइस. ठीक है, देखते हैं कितना निकल के आता है ये. तो इफ आई चेक पावर ऑफ 10 हियर, सो आई हैव 2/9 into 1.47 into 10⁻³ 10⁻⁻4 10⁻⁻1. This cancels out and you have 1000 divided by 2.1. ठीक है, तो मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ. यहाँ पे एक 0 आ जाएगा, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा. You have 21, you have 147, cancel with 7, so you have 1, and here you have 3, okay, which cancels out 7 times, so eta comes out to be 14/9 into 10⁻² decapoise. Okay, so this is your answer. Okay, note. अगला क्वेश्चन लिखिए. The velocity of a small ball of mass m and density d1 when dropped in a container filled with a liquid becomes constant after some time. First off, if density of liquid is d2, then find viscous force acting on the ball. इसमें क्या बोला जा रहा है? आपके पास एक बॉल है, ठीक है, जिसका मास m है, डेंसिटी d1 है, तो इस पे स्टार्टिंग में mg फोर्स लगेगा और वो एक कंटेनर में गिर रहा है. थोड़ी देर बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है? कांस्टेंट. मतलब वो क्या अचीव कर लेता है? टर्मिनल वेलोसिटी. तो फिर इस पे ऊपर क्या भी लगेगा? ड्रैग फोर्स. अच्छा, फोर्स ऑफ बायनेंसी तो पहले भी लग रहा था स्टार्टिंग में भी, दिस यू ऑलरेडी नो. सो हाउ विल यू राइट दिस? विल बी राइटिंग FB plus FD is equal to mg at terminal velocity. मैं FD पूछ रहा हूँ आपसे, तो FD की वैल्यू क्या आ जाएगी? mg minus FB आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? चलिए, तो आप mg कैसे लिखेंगे? mg तो उसने m दिया है तो लिखेंगे ऐसे ही हम, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू डिस्प्लेस वॉल्यूम इंटू g, यही होता है. तो आपका जो FD है वो क्या आ जाएगा? mg माइनस रो l की वैल्यू आपको d2 दी गई है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड. v डिस्प्लेस आप कैसे निकालेंगे? मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी विच इज d1
into g, so your answer will be mg 1 minus d2 by d1. This much drag force will be acting. तो कभी कभी इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछता है, आपको लैंग्वेज से समझना पड़ेगा कि वो किससे बिलोंग करता है, टर्मिनल वेलोसिटी आइडिया. ओके, नोट, वी विल सॉल्व वन मोर क्वेश्चन. क्वेश्चन लिखिए. A metallic sphere of radius 1 mm and density 10,000 kilogram per meter cube. Radius 1 mm and density 10,000 kilogram per meter cube. Enters a tank of water after a free fall through height h. After a free fall through height h. आगे लिखिए फुल स्टॉप के बाद. इफ वेलोसिटी ऑफ स्फीयर remains unchanged after entering, just after entering into water, find h. Neglect surface tension. तो इस क्वेश्चन को समझिए क्या है. ये आपका फ्री सरफेस है, ये बॉडी है, और ये h हाइट फ्री फॉल में है रेस्ट से. तो जब ये जस्ट एंट्री लेने वाली होगी तब इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, √2gh. अभी बोल रहे हैं कि लिक्विड के अंदर जाने के बाद इसकी जो वेलोसिटी है वो यही रह जाती है और क्या हो जाती है, कांस्टेंट, और जिसकी वैल्यू कितनी है, √2gh. तो डेफिनेटली ये क्या होगी बच्चों, फिर टर्मिनल वेलोसिटी. यस, इसका मतलब इसकी टर्मिनल वेलोसिटी कितनी है, √2gh. Rest is a very simple question now to solve. So what do you know? You know the radius is 1 mm, means 10 to the power minus 3 meter. You know density of this body, which I write this. How much I give? I gave it to be 10 to the power 4. Need 10 into 10 to the power 3 kg per meter cube. I gave you coefficient of viscosity of water. What is the coefficient of viscosity of water? Did I give you? No? Then you should note down in the question. Then it is 10 to the power eta for water is 10 to the power minus 2 pies. इसे आप ऐड कर लीजिए. तो डेकापॉइस में लिखेंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा, 10 to the power minus 3. You know 1 decapoise is 10 to the power, sorry 1 poise is 10 to the power minus 1 decapoise. And density of medium, which is water here, it will be what, 10 to the power 3 kg per meter cube. And you just need Vt, so it will be 2 by 9 density of body minus density of medium into radius का square into g divided by eta. Yes, so we can find Vt की वैल्यू कितनी है हमारे पास, √2gh is equal to 2 by 9. It is 10 into 10 to the power 3 minus 10 to the power 3 into 10 to the power minus 3 का square into 10 whole divided by eta, which is 10 to the power minus 3. So 10 to the power minus 3 से एक पावर कैंसिल हो जाती है, हमारे पास आ गया 2 by 9 into 9 into 10 to the power 3 into 10 to the power minus 3 into 10. 10 to the power ये कैंसिल हो जाता है, 9 से 9 भी कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास ये आता है 20. √2gh कितना निकल के आता है, 20. You square on both sides, so you get 2gh is equal to 400. So h is equal to 400 divided by 2 into g, so h is 20 meter. Why did I tell you neglect surface tension? ये अगले 2 लेक्चर जो हम कर रहे होंगे वो सरफेस टेंशन पर ही होंगे, ठीक है. तो बेसिकली सरफेस पे इसे एक इम्पल्स मिलेगा जब ये स्ट्राइक करेगा, उसे हमने कंसीडर नहीं किया है, ठीक है. तो फॉर लो सरफेस टेंशन लिक्विड वो बहुत ज्यादा नहीं होता है, तो गलत भी नहीं है. तो आपका ये आंसर आ गया 20 मीटर. ओके, कैन नोट डाउन. नाउ लेट्स ट्राई वन मोर क्वेश्चन हियर.
उस क्वेश्चन को लिखे आप, स्फेरिकल बॉल इज मूविंग विथ टर्मिनल वेलोसिटी, spherical ball is moving with terminal velocity in a liquid, terminal velocity in a liquid, then rate of heat loss is proportional to r square, r cube, r to the power 4, r to the power 5, where r is radius of body. This is the question. So किसके बारे में बात कर रहे हैं वो? रेट ऑफ हीट लॉस, ये किसके प्रोपोर्शनल है? दिस इज द क्वेश्चन. तो बॉडी ऑलरेडी किससे मूव कर रही है बताओ? टर्मिनल वेलोसिटी से. यस. तो रेट ऑफ हीट लॉस, बेसिकली व्हाट विल बी हीट लॉस? हीट लॉस विल बी द वर्क डन बाय विस्कस फोर्स या नॉन कंजर्वेटिव फोर्स. Yes, and the rate of heat loss will be the rate of work done. जैसे अपन क्या लिखेंगे? पावर ऑफ विस्कस फोर्स लिखेंगे कि नहीं? अब पावर ऑफ विस्कस फोर्स कैसे लिखेंगे? विस्कस फोर्स व्हिच इज ड्रैग फोर्स इनटू द वेलोसिटी, जो कि अभी किस वेलोसिटी से बॉडी जा रही है? टर्मिनल से. इट इज गिवन इन द क्वेश्चन. ओके, तो व्हाट इज ड्रैग फोर्स? इज 6 पाई ईटा आर v, और v कितना है? vt. तो ये आ गया आपके पास 6 पाई ईटा आर vt स्क्वायर. बट गाइस 6 पाई ईटा तो ठीक है, पर vt इटसेल्फ किस पे डिपेंड करती है? vt इटसेल्फ डिपेंड्स ऑन रेडियस. सो vt इज इक्वल टू 2/9 डेंसिटी ऑफ बॉडी माइनस डेंसिटी ऑफ मीडियम इनटू रेडियस का स्क्वायर इनटू g बाय ईटा. सो vt इटसेल्फ इज प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर. इसका मतलब ये जो रेट ऑफ हीट लॉस है, रेट ऑफ हीट लॉस, ये किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगी फिर? एक तो यहाँ पे r ऑलरेडी आ रहा है, और r इंटू आर की पावर 4 हो जाएगी, यानी प्रोपोर्शनल टू r टू द पावर 5 हो जाएगी, क्योंकि vt का स्क्वायर हो रहा है और vt प्रोपोर्शनल है r स्क्वायर के. ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं. ओके.